मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। आज कॉनरेड संगमा ने राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई है। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को 37 और त्रिपुरा में 33 सीटें मिली। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने एनडीटीवी से कहा कि वो लोग खुश हैं, विकास उनकी प्राथमिकता है। नागालैंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही राज्य ने इतिहास रच दिया है। राज्य में 60 साल में पहली बार 2 महिला विधायक चुनी गई। एनडीपीपी की हेकानी जाखालू और सबू हुतून हुसे विधायक बनी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी एकजुटता की कवायद को बड़ा झटका दिया है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ेगी। तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन केवल जनता के साथ होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नासिर और जुनैद के परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने दोनों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्री ने की। आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज बड़ी राहत दी। आजम को मिली कुल 13 मामलों में जमानत के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने सरकार को निचली अदालत में जाने को कहा। मुंबई में एमएनएस नेता संदीप देशपांडे पर मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। 7 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह, प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में विजय संकल्प यात्रा के तीसरे रथ को दिखाई हरी झंडी। कहा, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ, अब दूरबीन से भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। कर्नाटक के बीजेपी एमएलए का नौकरशाह बेटा 40 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार। बीजेपी विधायक एम विरूपाक्षप्पा का बेटे प्रशांत के पास से नोटों से भरे 3 बैग बरामद। घर में मिले करीब 6 करोड़ रुपए। कैम्ब्रिज पहुंचे राहुल गांधी ने पेगासस के जरिए अपने फोन की जासूसी का आरोप लगाया। यह भी कहा, झूठे केस लाद कर डाला जा रहा है दबाव। अनुराग ठाकुर बोले, 3 राज्यों के नतीजे देख विदेशी धरती पर रोने धोने का काम कर रहे हैं राहुल। उमेश पाल हत्याकांड में कार्रवाई लगातार चल रही है। आज एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर वहां चल रहा है। प्रयागराज के अहमदपुर असरौली में माशुकुद्दीन के घर को तोड़ा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि 200 गज में बना यह घर नक्शा पास कराने में इसके फर्जीवाड़ा किया गया। साथ ही एयरफोर्स ने भी इस निर्माण पर आपत्ति जताई थी। माशुकुद्दीन भी अतीक अहमद का बेहद करीबी बताया जाता है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इससे पहले कल सफदर अली और उससे पहले जफर अहमद के घर पर भी बुलडोजर चलाया गया था, जो अतीक अहमद के सहयोगी हैं। प्रशासन के मुताबिक उस पर घर का भी नक्शा पास नहीं था। अभी कुछ दिनों पहले ही योगी आदित्यनाथ ने उमेश पाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए माफिया को मिट्टी में मिला देने की बात कही थी। उसके बाद से ही प्रयागराज में प्रशासन का बुलडोजर लगातार एक्शन में है। ये 3 अलग अलग तस्वीर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। इसमें ये तीनों ही 3 अलग अलग दिनों की कार्रवाई है जो प्रशासन की ओर से की गई है। इसमें घर तोड़े जा रहे हैं और बताया जा रहा है, अलग अलग वजह दी जा रही है। किसी का नक्शा पास नहीं था, किसी पर दूसरी तरह की आपत्ति थी, लेकिन इस सब में एक ही चीज साझा है कि वो ये सब अतीक अहमद के करीबी है। बात करते हैं कर्नाटक की, जहां बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा के तीसरे रथ को आज गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। परसों चंपाराजनगर जिले के माले महादीश्वरा से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले रथ को रवाना किया था। इसके बाद कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेलगावी के नंदागढ़ से दूसरे रथ को हरी झंडी दिखाई थी। आज गृह मंत्री अमित शाह बीदर जिले के बासो कल्याण में थे, जहां उन्होंने तीसरे रथ को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह विजय संकल्प यात्रा बीजेपी के नेता को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प नहीं है, बल्कि यह कर्नाटक के गरीब से गरीब व्यक्ति के कल्याण के संकल्प को लेकर है। गृह मंत्री अमित शाह बीदर कर्नाटक में आपकी उपस्थिति बता रही है कि कर्नाटक में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है, ये उन्होंने कहा। और अमित शाह ने यह भी कहा कि कल ही त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय तीनों जगह कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस हारी तो हारी, लेकिन इस तरह हारी कि दूरबीन लेकर भी नहीं दिखाई है। इस उत्तर पूर्व के लिए कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की वहां एंट्री नहीं हो सकती। वहां दूसरी बार तीनों जगह पे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक बार जोर से उत्तर पूर्व की जनता के लिए ताली बजाइए कर्नाटक वालों। कर्नाटक से हजारों किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय तीनों जगह कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। हारे तो हारे, ऐसे हारे हैं कि दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। बहुत से जगह हमने कम सीटें लड़ी, लड़ने के बावजूद भी हमको हमारे जो वोट शेयर है वो तो बड़ा है, क्योंकि जो लोग मेघालय में हमारे पार्टी के लोग चुन के आए थे उनको लेके गए, वो तो त्रिपुरा में जो लोग थे उनको भी लेके गए। तो जब हम जिताते हैं तो वो बीजेपी वाले हाईजैक कर लेते हैं।
मेघालय में कोनराड संगमा 7 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने शपथ समारोह के लिए पीएम मोदी को भी निमंत्रण भेजा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। पीएम मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि मेघालय में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। मुख्यमंत्री संगमा ने आज राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा पेश किया और सरकार बनाने का दावा किया। उनकी पार्टी ने 60 सदस्यीय विधानसभा में 26 सीटें जीती हैं। हालांकि बीजेपी ने एनपीपी नेतृत्व वाले गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी के पास 2 ही सीटें हैं। ऐसे में बहुमत के लिए 3 और सीटों की जरूरत है। हालांकि कोनराड संगमा का दावा है कि उनके पास 32 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। उधर त्रिपुरा में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि पिछली बार से कम सीटें आई हैं, लेकिन बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। चुनाव से कुछ महीने पहले ही बीजेपी ने माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया था। वैसे तो मुख्यमंत्री का चेहरा माणिक साहा को ही माना जा रहा है, लेकिन पार्टी के भीतर यह अटकलें भी गर्म है कि केंद्र में मंत्री प्रतिमा भौमिक को भी कुर्सी सौंपी जा सकती है। उन्होंने लेफ्ट का गढ़ कहे जाने वाले धनपुर में सीपीएम को हराया। हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी ने उनसे बात की। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं केंद्रीय सरकार में मंत्री प्रतिमा भौमिक जी। आप त्रिपुरा बीजेपी की अगर बात कहें तो आप उन गिने चुने ओल्ड टाइमर नेताओं में हैं जो बहुत दिनों से बीजेपी कर रहे हैं, और इस बार चुनाव में आपने धनपुर सीट जीती है। धनपुर एक ऐसा सीट है जो कि लेफ्ट फ्रंट का गढ़ था, 70 से कभी लेफ्ट फ्रंट हारा नहीं है वहाँ पे। तो ये जो सीट जीता है आपने, आपकी पहला रिएक्शन, बहुत मेहनत किया है आपने उस सीट जीतने के लिए। मोदी जी का लीडरशिप ने लोगों ने भरोसा किया। त्रिपुरा में 2018 में जो धनपुर को जीत नहीं पाए, 2023 में लोगों ने वो भूल को सुधार दिया और डेवलपमेंट को वोट डाला। बीजेपी की बात कहें तो हमने देखा कि 2018 में जब की सरकार आई, इसके बाद पार्टी के अंदर थोड़ी अनबन थी, चीफ मिनिस्टर को बदलना पड़ा, कुछ एमएलए छोड़ के चले गए। तो आप एक सीनियर वरिष्ठ नेता हैं त्रिपुरा से, इस बार आगे की रोड मैप क्या रहेगी पार्टी की? देखिए 2018 में सरकार, बहुत सारे पार्टियों से लोग आए, सरकार बने हैं, तो कोई अनबन नहीं है। जो अपना अच्छा नहीं लगता वो लोग निकल अपने आप चले गए हैं, और आगे चल के और भी अच्छी तरीके से कैसे उसको मतलब बीजेपी सरकार इससे 5 साल अच्छे से काम करके हमारा संगठन को और भी मजबूत करना, डेवलपमेंट का तो काम तो चलते रहेगा, उसके साथ साथ हमारा संगठन को और भी हम लोग मजबूत करेंगे। अब कुछ बीजेपी सपोर्टर से हम जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि प्रतिमा दीदी को और भी बड़ा रोल देना चाहिए। क्या बड़ा रोल के लिए तैयार है? सेंट्रल मिनिस्टर तो बहुत बड़ा रोल है। त्रिपुरा के इतिहास में पहली बार किसी को सेंट्रल मिनिस्टर दिया है, बहुत बड़ा रोल है। और आपके सामने जो बात कर रही हूँ ना, वो माननीय प्रधानमंत्री जी का और मोदी जी का दिन है। नहीं तो हम जैसा कार्यकर्ता कहाँ गाँव के किसान परिवार का यहाँ तक आया है, वो पार्टी ने दिया है सब कुछ मुझे। आपके सामने जो बोलने का लायक बनाया, पार्टी ने बनाया। पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी ने आपको बनाया है, तो अगर पार्टी नया कोई रोल देते हैं तो उस रोल के लिए तैयार है? नहीं, पार्टी जो आदेश करेगा उसको, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ मैं कार्यकर्ता हूँ। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने विपक्षी एकजुटता की कवायद को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस अकेले ही लड़ेगी। तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन केवल जनता के साथ होगा। उन्होंने कहा कि लोगों के समर्थन से वे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि जो लोग भी बीजेपी को हराना चाहते हैं वो टीएमसी को वोट देंगे। যারা বিজেপিকে হারাতে চায় তারা আমাদের ভোট দেবে, এটা বিশ্বাস করি। আর যারা কংগ্রেস টিমকে ভোট দেবে তারা বিজেপিকে ভোট দেবে, এটা বিশ্বাস করি। এই সত্যটা উদ্ঘাটিত তো আজকে হয়ে গেছে। उनकी इच्छा है, उनकी पार्टी के बारे में निर्णय तो वही लेंगे। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस हमेशा लाइक माइंडेड ये शब्द बार बार इस्तेमाल करती है। समान विचारधारा के दलों को एकजुट करने के लिए कृत संकल्प है, इसमें कोई समझौता नहीं है। और एक बार फिर से उसी खबर पर लौटते हैं जहां उमेश पाल हत्याकांड में लगातार कार्रवाई चल रही है। आज एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रयागराज के अहमदपुर असरौली में माशुकुद्दीन के घर को तोड़ा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि 200 गज का में बना यह घर नक्शा पास कराने के लिए इस पर फर्जीवाड़ा किया गया। साथ ही एयरफोर्स ने भी इसके निर्माण पर आपत्ति जताई थी। माशुकुद्दीन भी अतीक अहमद का बेहद करीबी बताया जाता है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इससे पहले कल सफदर अली और उससे पहले जफर अहमद के घर पर भी बुलडोजर चलाया गया था, जो अतीक अहमद के सहयोगी हैं। प्रशासन के मुताबिक उनके घर का भी नक्शा पास नहीं था। अभी कुछ दिनों पहले ही योगी आदित्यनाथ ने उमेश पाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। उसके बाद से ही प्रयागराज में प्रशासन का बुलडोजर लगातार एक्शन में है। और हमारे सहयोगी अजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। अजय, अब ये जो कार्रवाई चल रही है, इसके पीछे क्या कारण बताया गया है? देखिए, इसके पीछे जो कारण बताया गया, कारण तो पीडीए प्रयाग डेवलपमेंट अथॉरिटी जो करती है वो तो यही बताती है कि अवैध मकान बना हुआ था, इसका नक्शा नहीं पास हुआ था, इसलिए इस कार्रवाई को किया जा रहा है। लेकिन जो उसका जो पूरा प्रोस्पेक्टिव जाता है, जो बुलडोजर चल रहा है, जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या हुई थी, उस हत्या के बाद जो अतीक के तमाम करीबी लोग हैं, क्योंकि जो जिनके ऊपर एफआईआर है, जिन लोगों के एफआईआर का नाम है, उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जो उनके करीबी है, जैसे इसके पहले एक जफर का मकान था, उसे गिराया गया था, बुलडोजर चलाया गया था, और उसके बाद अब जो है इस पर जो है ये कार्रवाई की जा रही है। माना जा रहा है कि माशुकुद्दीन जो है वो अतीक के बेहद करीबी थे, ये भी माना जाता है कि वो फंडिंग किया करते थे, उनके ऊपर कई थानों में मुकदमे की भी बात आ रही है सामने। तो अब उनके ऊपर इस तरीके से किया जा रहा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि चूंकि बाहुबली अतीक है, उनको तोड़ने के लिए, उनके नेक्सस को खत्म करने के लिए, उनके इर्द गिर्द, उनके आसपास जो लोग भी उनको रसद पानी या इस तरीके की सुविधा देते हैं, एक एक करके उनको किसी न किसी तरीके से कार्रवाई करके बुलडोजर के जरिए गिराने का ये कार्रवाई चल रही है। यानी साफ तौर पर एक घेरा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत जो उनके जो तमाम नजदीकी हैं, जो उनके मददगार लोग रहे हैं, उनको इस तरीके की कार्रवाई के जरिए, बुलडोजर के जरिए उनके मकानों का ध्वस्तीकरण हो रहा है। और अगर हम बात करें उमेश पाल हत्याकांड की, तो इसमें पुलिस अभी क्या कह रही है, किस तरह के सुराग उन्हें मिले हैं, जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है?
देखिए, उमेश पाल हत्याकांड की जो बात अगर आप करेंगे तो उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने जो है कई लोगों की पहचान की है। हालांकि अभी मीडिया को नहीं बता रहे हैं, लेकिन मीडिया में सीसीटीवी से अलग अलग नाम की तमाम नामों की खबरें आ गई थी, चल रही है। पुलिस अभी उसे पुख्ता नहीं कर रही है, लेकिन वो अपने तरीके से जरूर सुराग कर रही है। इसके पहले उन्होंने एक इनकाउंटर भी किया था, जो कहा जा रहा था कि अतीक अहमद के बेटे का ड्राइवर था, वो उनके काफी नजदीकी था, वो उसमें उस जो गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था उसको वो चला रहा था, तो उसका एक इनकाउंटर जरूर हुआ है। लेकिन बाकी अपराधियों को पकड़ने के लिए जो लोग उस शूटर में थे उन तक के लिए पुलिस ने अलग अलग टीम बनाई है और अलग अलग टीम बनाकर के जांच उनको पकड़ने की, दबिश डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच फिलहाल वो इस तरह के बुलडोजर की एक कार्रवाई जरूर कर रही है। अजय, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, क्या उनका पक्ष भी मिला है? क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि जो शुरुआत में घर तोड़ा गया था उसके बारे में कहा गया था कि जो कार्रवाई है ये गलत की गई और इसके लिए शिकायत भी की गई थी उच्च स्तर पर। हाँ बिल्कुल, देखिए जो इस तरीके से जो तोड़ा गया था उसमें जो अतीक की पत्नी थी उन्होंने भी मुख्यमंत्री को, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट में उन्होंने एक एप्लीकेशन डाली थी कि ये जो है हम चूंकि किराए पे रह रहे थे, हमारा मकान पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था, इनका कोई दोष नहीं था और ये निर्दोष थे, मैं किराए पर रह रही थी इसलिए इनको इस मकान के ऊपर ये कार्रवाई कर दी गई। इसके अलावा जो इसका वो मकान था उन्होंने भी एक अपना वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने बोला है, वो बांदा के पास, चित्रकूट के पास, कहा जा रहा था कि शायद वो किसी न्यूज एजेंसी में वो काम करते हैं जिनका वो मकान है, तो वो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जबरदस्ती की इस तरीके से कार्रवाई हुई है और इसमें भी ये बात कही जा रही है। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है, जो प्रयाग डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कार्रवाई हो रही है, वो ये कहीं से नहीं कह रहे हैं कि हम अतीक अहमद के लिए कार्रवाई कर रहे हैं या उमेश पाल से जोड़ करके उसको देख रहे हैं। उनका कहना है कि इसका नक्शा नहीं पास है, अवैध है, बना हुआ है, इसकी नोटिस पहले से दी गई थी, लिहाजा हम बुलडोजर चला रहे हैं। तो बात तो प्रशासन इस तरीके की यहां कर रहा है, लेकिन इसका जो प्रोस्पेक्टिव जा रहा है, इसका जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि अतीक और उसके इर्द गिर्द के जो लोग थे, जो उनके नजदीकी थे, उनके साथ इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। क्या ये मैसेज इसलिए भी जा रहा है अजय क्योंकि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने विधानसभा में सीधे तौर पर यह कहा था कि जो माफिया है उत्तर प्रदेश में जो काम कर रहे हैं उनको जमीन में मिला दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल सीधा संदेश उसी का है, क्योंकि आपने पिछले दिनों भी जो देखा होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात थी और जिस तरीके से योगी सरकार जो बुलडोजर का जिस तरीके से उन्होंने एक इस्तेमाल शुरू किया था, हथियार शुरू किया था, वो इसके पहले भी नजर आया था। वो चाहे सिर्फ यही अतीक क्या ही नहीं है, मुख्तार अंसारी के यहाँ भी तमाम कई जगह पर इस तरीके से बुलडोजर चले, उनके तमाम संपत्तियों पर बुलडोजर चले जो अवैध थे, जिन्हें बेनामी माना गया था। तो और इसी तरीके से अभी तक अतीक पर ही चल रहा था या अतीक की संपत्तियों पर चल रहा था। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद अगर आप देखेंगे तो जो लोग अतीक से नजदीकी थे, जिनमें यह माना जा रहा था कि ये फंडिंग उनको कर रहे थे, किसी तरीके से उन्हें मदद पहुंचा रहे थे, तो उनकी जो एक तरीके से पूरा रसद पानी और उनके अंदर एक दहशत कि किसी तरीके से कोई उस माफिया की मदद न कर सके, जो लोग भी उसके नजदीक आएंगे उसे भी नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। कुछ इस तरीके की कार्रवाई होती नजर आ रही है। लेकिन क्या इस कार्रवाई को किसी तरह की चुनौती दी गई? क्योंकि पहले हमने देखा था कि जब इस तरह की कार्रवाई की गई तो लोगों ने इसको अदालत में भी चुनौती दी थी और अदालत ने भी इस पर एक काफी कड़ा रुख अख्तियार किया था। बिल्कुल, इस मामले में चुनौती तो अभी अतीक अंसारी की पत्नी की तरफ से दिया गया है, उन्होंने एक एप्लीकेशन जरूर डाला है। और दूसरा, जफर जिसका मकान गिरा है, उनके वकील ने इसमें एक ये कहा, उन्होंने एक एप्लीकेशन कोर्ट में डाला है कि ये गलत तरीके से हमारे क्लाइंट के साथ इस तरीके से गलत तरीके से मकान गिराया गया है, उसका इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं था और जो प्ली दे करके जिस तरीके से गिराया गया है वो गलत है। इसको लेकर के जफर की तरफ से भी उनके वकील जो है वो अदालत हाईकोर्ट में गए हैं। अच्छा, एक प्रश्न यह भी उठता है कि जो हत्याकांड हुआ था उमेश पाल का, उसके परिवार वालों से अगर आपकी बात हुई हो कि वो क्या कहते हैं इस पूरी कार्रवाई पर? क्या वो इससे संतुष्ट है या वो चाहते हैं कि जिन लोगों ने हत्या की उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, या इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है केवल दिखावे के लिए है? नहीं, उनसे जब बात हुई मेरी तो वो लोग बेहद मतलब उन लोगों को संतुष्टि है कि योगी पर भरोसा है। वो कह रहे थे कि सरकार पर मुझे भरोसा है, सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो ठीक कार्रवाई कर रही है, ये तमाम लोग जो है वो उनके नजदीकी हैं, इर्द गिर्द हैं उस तरीके से। और ये वो भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पे जो है जो लोग उमेश पाल को मारने में थे, जो तमाम सीसीटीवी में जिनकी फुटेज आई है, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जब इनकाउंटर हुआ था एक का, तो उस समय वो लोग बेहद खुश थे कि सही तरीके से सरकार काम कर रही है। तो ये तमाम बातें हैं कि इस कार्रवाई को लेकर के जरूर और जो उमेश पाल है उनके परिवार के लोग हैं उनके अंदर जरूर एक संतुष्टि का भाव है कि पुलिस और कानून अपना काम ठीक से कर रही है। और अजय, जो आम लोग हैं उनको क्या लगता है इस तरह की कार्रवाई को देख करके, जब वो देखते हैं कि हत्याकांड में जिन पर आरोप है या जिस पर आरोप है उसके करीबियों के घर इस तरह से तोड़े जा रहे हैं, तो ये क्या संदेश देता है एक व्यापक समाज को? देखिए, इस पे मिली जुली प्रतिक्रिया आती है। कुछ लोग तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई कानून है, कानून की तरीके से करना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आज ही ये मकान क्यों नजर आया आपको कि अवैध है, इतने सालों से बने हुए थे, अचानक उमेश पाल की हत्या होती है, अभी क्यों आपको लगा कि अतीक के करीबी हैं? ऐसे बहुत से और भी मकान है, वो क्यों नहीं नजर आते हैं आपको? इस अलग अलग तरीके की ये भी बात होती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात होती है कि इस तरीके की कार्रवाई से एक दहशत जाता है, लोगों के अंदर जो है वो अपराध करने में कमी आएगी और जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, मदद करने वाले लोग हैं, उनके अंदर एक कमी आएगी। तो मिली जुली इस तरीके की कार्रवाई पर एक मिली जुली प्रतिक्रिया, समाज इसमें बटा हुआ नजर आता है। कुछ लोग तो कानून की बात करते हैं कि कानून के तहत होना चाहिए, ये कार्रवाई अभी ही क्यों है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर इस तरीके से नहीं करेंगे तो कैसे होगा। बहुत लोग ये भी बोलते हैं, कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी तो कह रहे थे कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो समाज में इस तरीके की लेकर के ही आती है। और अच्छा, एक बात और भी जो कही जा रही है कि जो गुर्गे हैं उनकी संपत्तियां केवल प्रयागराज में हो ऐसा नहीं है, बल्कि राज्य के कई अन्य शहरों में भी इस तरह की संपत्ति की पहचान की जा रही है। तो क्या वहां भी इसी तरह की किसी कार्रवाई की संभावना है?
देखिए, फिजाओं में इस तरीके की बात जरूर तैर रही है। जैसे अभी अतीक का नोएडा में एक जो मकान है, उस पर पहली बार पुलिस पहुंची है कि वहां पर कुछ ऐसी इस तरह से पुलिस ये भी तलाश कर रही है कि बहुत से इस तरह के माफिया लोगों की बहुत सी संपत्तियां बेनामी संपत्तियां होती हैं, जो किसी न किसी दूसरे लोगों के साथ होती है, उनके पास इस तरीके की बेनामी संपत्तियां होती हैं। तो उन बेनामी संपत्तियों पर भी निगाह रखने की कोशिश हो रही है, उन पर भी पुलिस खंगाल रही है। तो इस बार जो आपने पहले सवाल किया था कि जिस तरीके से सदन में, विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो इस बार जिस तरीके से ये बात आगे आई थी, उसको लेकर के एक व्यापक तरीके से घेराबंदी, एक बड़ी घेराबंदी बनाने की कोशिश हो रही है, जिसमें उनके मुखबिर भी आ रहे हैं, उनके मदद करने वाले लोग भी घेराबंदी में आ सकते हैं। तमाम दूसरे शहरों के जिलों में जो बेनामी संपत्तियां हैं, जहां से कि उनका सारा खर्चा पानी चल रहा है, या जो और भी तमाम संपत्ति अर्जित की गई है, इन तमाम बातों के मद्देनजर लेकर के बड़े पैमाने पर एक जांच पड़ताल की जा रही है। और आने वाले दिनों में सूत्र तो ये भी कहते हैं कि कुछ बड़ा भी देखने को और सुनने को मिल सकता है। जी, तो कुछ बड़ा भी देखने को सुनने को मिल सकता है। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि जो आज कार्रवाई चल रही है इसके पीछे क्या उद्देश्य, क्या संदेश देना चाहता है प्रशासन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वक्त एक ब्रेक का। लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राहुल गांधी का बड़ा दावा। कहा, भारत में मेरे समेत कई नेताओं के फोन में पेगासस था। उन्होंने कहा कि खुफिया अधिकारियों ने मुझे फोन पर संभल कर बातचीत करने की सलाह दी थी। राहुल गांधी ने कहा, भारत में लोकतंत्र खतरे में है और हम लोग एक दबाव महसूस कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं पर तरह तरह के बेबुनियाद केस किए जा रहे हैं, जिससे बचने की कोशिश जारी है। राहुल गांधी के पेगासस वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे देख राहुल गांधी विदेशी धरती पर रोने धोने का काम कर रहे हैं। पेगासस उनके दिल दिमाग पर बैठा हुआ है। बेंगलुरु में लोकायुक्त पुलिस ने बीजेपी विधायक एम विरूपक्षप्पा के बेटे को 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। उसके घर से छापेमारी के दौरान करीब 6 करोड़ रुपए बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। बीजेपी विधायक एम विरूपक्षप्पा ने कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि बेटे की रिश्वतखोरी के आरोप या करोड़ों की बरामदगी से उनका कोई लेना देना नहीं है, ये उनके परिवार के खिलाफ साजिश है। उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। कॉनरेड संगमा 7 मार्च को मेघालय के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। आज कॉनरेड संगमा ने राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई है। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को 37 और त्रिपुरा में 33 सीटें मिली। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने एनडीटीवी से कहा कि वो लोग खुश हैं, विकास उनकी प्राथमिकता है। नागालैंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही राज्य ने इतिहास रच दिया है। राज्य में 60 साल में पहली बार 2 महिला विधायक चुनी गई। एनडीपीपी की हेकानी जाखालू और सलू हुतून पुरुषे विधायक बनी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी एकजुटता की कवायद को बड़ा झटका दिया है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ेगी। तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन केवल जनता के साथ होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नासिर और जुनैद के परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने दोनों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्री ने की। आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज बड़ी राहत दी। आजम को मिली कुल 13 मामलों में जमानत के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने सरकार को निचली अदालत में जाने को कहा। मुंबई में एमएनएस नेता संदीप देशपांडे पर मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। हाथरस गैंगरेप और मर्डर मामले में 3 आरोपियों को अलीगढ़ जेल से रिहा कर दिया गया। कल SC/ST स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में 3 आरोपियों को बरी कर दिया था, जबकि मुख्य आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।